नमस्कार दोस्तों, 12 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल केरला की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। केरला के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, केरला के सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि स्पेशली हेल्थ की बात की जाएगी। एजुकेशन में तो केरला बहुत आगे है। तो कुल मिला के किस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही केरला में और क्या किया जा सकता है केरला की पॉलिटिक्स को अच्छा करने के लिए। अगर आप ध्यान दो तो इस आर्टिकल को लिखा है राजन गुरुकुल जी ने। ये वाइस चेयरमैन है केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के। इन्होंने केरला स्टेट की तारीफ भी की है एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में। देखिए, नो डाउट केरला का एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है कि वो तारीफ के काबिल है। बट जो कमियां हैं केरला के एडमिनिस्ट्रेशन में उसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। जो कमियां हैं केरला की पॉलिटिक्स में उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। उसको देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, क्लाइमेट जस्टिस की यहाँ पे बात की है। आर्टिकल लिखा है मनजीव सिंह पुरी जी ने। फॉर्मर एम्बेसडर हैं और लीड नेगोशिएटर रहे हैं एट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई, टेरी के साथ भी ये जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस की फील्ड में ये क्या बात कर रहे हैं, जो बाइडेन के आने के बाद इंटरनेशनल क्लाइमेट एरेना में क्या एटमॉस्फेयर बन गया है, आगे आने वाले समय में इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक नेगोशिएशंस में, इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया दे रहे हैं यहाँ पे मंजीत पुरी साहब। नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप फॉर स्कैंडल। कर्नाटका के एक मिनिस्टर रमेश जारकीहोली, और ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक मैसेज जिसमें ये एक वुमेन के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे हैं, एक एमएमएस टाइप का बाहर आ गया, जिसके चलते इनको करना पड़ गया रिजाइन। अब इस प्रकार के जो स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, या कह लीजिए कि मतलब जो भी मिनिस्टर्स को एक्सपोज करने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी कर्नाटका हाई कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर लेके आए हैं ये लोग। किसके अंदर? केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और ये केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आए हैं ये लोग, इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है इनको थोड़ा सा बाउंडेशन में काम करना है। एक कोड प्रिस्क्राइब किया गया है और उस कोड को, एक प्रोग्राम कोड प्रिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। बेसिकली इस प्रोग्राम कोड के साथ अवॉइड करना है इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि रिसेंटली आपने एक मिनिस्टर की फोटोज, कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज एक लेडी के साथ रिलीज कर दी, तो उस लेडी की इज्जत पे भी बात आएगी। और ये किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में है, शायद ये भी पूछ रही है सरकार। क्योंकि वो मिनिस्टर जो भी कर रहा था अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक एंगल उठ के आता है कि हो सकता है उसने उस वुमेन को जॉब ऑफर की हो और एक्सप्लॉइट कर रहा हो। तो यहाँ पे जो भी फैसेट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है उसको मैं आपके साथ बात करूंगा। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो पीआईएल फाइल की थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये खुद रमेश जारकीहोली ने फाइल की है। और ये बोला गया है कि भाई प्रोग्राम कोड आपको फॉलो करना है जितने भी मीडिया नेटवर्क्स हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क का। तो एक पर्सन जिसको खुद रिजाइन करना पड़ गया पब्लिक प्रेशर के चलते एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट से, वो खुद यहाँ पे पीआईएल फाइल करके हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आ रहा है कि भाई जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है वो केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर प्रोग्राम कोड को अवॉइड करेंगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है, इसको यहाँ पे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई फ्रंटियर पॉलिटिक्स की। ये फ्रंटियर पॉलिटिक्स वाला आर्टिकल डील करता है आसाम के साथ। आसाम में होने वाले हैं इलेक्शंस। अभी के लिए आसाम में बीजेपी पावर में, आगे आने वाले समय में बीजेपी पावर में रहेगी नहीं रहेगी, इस चीज को यहाँ पे समझना जरूरी हो रहा है। क्या पॉलिटिक्स है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अलायंसेस हैं आसाम में, उसको भी यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा पहुंचा सकता है। अपोजिशन पार्टीज जो है बीजेपी की, वो कौन से पॉलिटिकल कार्ड्स का इस्तेमाल कर रही हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पॉलिटिक्स अपार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर ना किया हो, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन जरूर दबाइए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, काफ़ी हेल्प मिल जाती है मुझे इससे। आपके लिए एनसीईआरटी 6 से 12 की न्यूमरस सब्जेक्ट्स की वीडियोस में लेके आ रहा हूँ। बहुत सारी मैंने अपलोड भी कर दी, बहुत सारी अपलोड करना बाकी है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप देखना चाहते हैं कि कौन सी वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड की है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और जो भी मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स बनाता हूँ उनके नोटिफिकेशंस के लिए। अब अगर केरला की बात की जाए तो देखिए केरला में पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। अगर आप बात करो केरला की, तो अभी के लिए केरला में दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि दो बैनर्स के अंदर आती हैं। एक है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। दूसरा है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी मेन पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दो फ्रंट्स हैं आपके केरला में
इनमें से कोई एक फ्रंट पावर में रहता है। अभी के लिए जो फ्रंट पावर में है वो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसकी मेन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसके लीडर है पिनराई विजयन साहब, और वही इस समय पे केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये जो दोनों पार्टीज हैं केरला की, वो आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं कि आप मिसकूल कर रहे हो, आप करप्शन कर रहे हो, इस प्रकार की चीजें होती रहती है पॉलिटिक्स में। इस प्रकार के इल्जाम लगते रहते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की कमियां बताती है, इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है, और कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी की कमियां सामने आ रही हैं, लोगों को अल्टरनेटिव मिल रहा है। तो अब अगर बात की जाए केरला की परफॉर्मेंस विद अदर स्टेट्स, तो ये हम जानते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, खासकर सोशल इंडिकेटर्स पे, केरला बहुत सारे अदर स्टेट से बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है ना भाई? लेकिन कुछ चीजों में केरला परेशान है, जैसे कि डेवलपमेंट कंसीक्वेंसेस। जितना ज्यादा आप किसी चीज का डेवलपमेंट करते हो, उतना ही ज्यादा आपको उसके कंसीक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अक्सर कर सुनते होंगे कि मानसून के समय पे केरला पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स आती हैं। वो लैंडस्लाइड्स टी गार्डन्स के पास भी आ सकती हैं, हाईवेज के ऊपर भी आ सकती हैं, जिसके चलते होता ही है कि केरला में बहुत जान माल का नुकसान होता है। तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट कंसीक्वेंस। आप कह सकते हो कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कंसीक्वेंस है, बट है। क्यों? क्योंकि आप इतना इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट कर रहे हो कि उसके घाटे आपके सामने आ रहे हो। तो भाई बात यह है कि डेवलपमेंट तो हमको करना ही है, ग्रोथ भी करनी है, ग्रोथ इक्विटी के साथ करनी है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से करनी है। और कहीं ना कहीं केरला में ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फिर बात की जाए केरला की, तो केरला में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था ओक्ची 2017 में, फ्लड्स आए थे 2018-2019 में, नोवल कोरोना वायरस का पैंडेमिक तो लगा ही हुआ है। केरला आप कह सकते हो इकोनॉमिकली एक अच्छा स्टेट है, काफी बड़ा डायस्पोरा केरला का बाहर जाता है, देश के अंदर आता है। इसके चलते आप देखोगे कि केरला में कोरोना वायरस भी अच्छा खासा फैल गया है, और देश का सबसे पहला कोरोना वायरस का केस भी केरला में ही आया था। ठीक है? उसके बाद केरला की जो ग्रोथ रेट रही है इकोनॉमी की, वो भी नेशनल रेट से बहुत ज्यादा रही है, हालांकि अभी वो नीचे की तरफ जा रही है। केरला में अगर आप इन्फ्लेशन की बात करो, 8% पे पहुंच चुका है। हालांकि केरला में एक बहुत अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। केरला अपने लोगों को कमोडिटीज प्रोवाइड करता है अच्छे दामों पे, दो कोऑपरेटिव्स के थ्रू। एक कोऑपरेटिव है सप्लाई को, जो कि केरला स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, सीधे सीधे सरकार के अंदर काम करता है। दूसरा कंज्यूमर फेड, स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन, ये भी सरकार के अंदर ही काम करता है। ठीक है भाई? अगर अगर आप बात करो तो देखिए केरला ने कहीं ना कहीं कोविड-19 के इम्पैक्ट से जूझने के लिए एक्सटेंसिव फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की है अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। और आप कह सकते हो कि केरला का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश के वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आता है। मतलब देश में जहां जहां पे भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, केरला वन ऑफ द बेस्ट है। अब अगर आप बात करो with a governmental restructuring of the economy into an equitable alternative for extending goods, services, and credit to people, it could reverse the capitalist redistributed functions. Similarly, the long-term sustenance of the state's health risk is a big task. कहीं ना कहीं अगर आप हमारे देश में काम करने का तरीका देखो, तो केंद्र सरकार को इस प्रकार से देखा जाता है कि भाई केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दे रही है, पब्लिक सेक्टर को कम इन्वॉल्व होने पे ध्यान दे रही है। केरला में पब्लिक सेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है, सरकार सीधे लोगों के लिए ज्यादा काम करती है। बट कहीं ना कहीं केरला में हर जगह प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, कुछ जगह पे कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स मतलब प्राइवेट एलिमेंट्स जो कि प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि अभी के लिए जो कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, उनके पास से पावर रिडिस्ट्रीब्यूट करके सरकार को सीधे सीधे गुड्स, सर्विसेज और क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए पीपल को। यानी ऑलरेडी केरला में जो सरकार प्रोएक्टिवली ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रही है, सरकार को और इन्वॉल्व होकर सामने आना चाहिए। लॉन्ग टर्म में स्टेट को अपने हेल्थ सेक्टर को सरकार के थ्रू और प्रमोट कराना चाहिए। जो केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफी हद तक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स डोमिनेट करते हैं। तो सरकार को हेल्थ के फील्ड में भी बहुत आगे आना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, केरला के हॉस्पिटल्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट। सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अगर बात की जाए, और पर 1000 पॉपुलेशन जो डेंसिटी है हॉस्पिटल्स की, सरकारी हॉस्पिटल्स की केरला में, वो भी बाकी स्टेट से ज्यादा, बट और बेटर करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑथर है वो केरला के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, वो किसी और स्टेट से केरला को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो भले ही बाकी स्टेट से कंपेयर कर लो, यूपी, उत्तर प्रदेश से या फिर बिहार से केरला को, तो केरला मच बेटर है, लेकिन यहाँ केरला को और सुधारने की बात हो रही है। केरला के हेल्थ इंडिकेटर्स की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली सेलिब्रेटेड है, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाई जाती है,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट कम है आपका केरला में। निपाह वायरल आउटब्रेक को 2018 में केरला ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। 2019 में भी कोविड-19 को भी ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो कि टैकल किया गया है थ्रू आर्द्राम मिशन। द स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी 2020 एंड करुण्या आरोग्य सुरक्षा पद्धति 2020। तो बेसिकली बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, करुण्या आरोग्य सुरक्षा पद्धति, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी 2020 और आर्द्रा मिशन के थ्रू कोविड-19 के चैलेंज को भी केरला ने बहुत प्रोएक्टिवली टेकअप किया। ठीक है भाई, हेल्थ सेक्टर में तारीफ भी करी ऑथर ने यहाँ पे केरला की, और ये भी बोला है कि जो एक्सेसिव प्राइवेट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिवली सामने आने की जरूरत है। ठीक है भाई, और सरकार को बुला रहे हैं यहाँ काम करने के लिए। फिर केरला में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको इकोलॉजिकली सस्टेनेबल करना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बात यह है कि केरला में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि गेल पाइपलाइन, सिटी गैस। अब बेसिकली जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छे होते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना केरला के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उनके सामने चैलेंज ये है कि भाई ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। दिस इज़ अ हार्ड चॉइस फॉर पॉलिटिशियंस टू मेक, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें रोड बनाना, हाईवेज बनाना, बाईपेस बनाना, ये भी केरला में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें भी प्रॉब्लम आती है। जब आप हाईवेज बनाते हो, रोड्स बनाते हो, तो आपको जंगल काटने पड़ते हैं, लोगों की ज़मीनों को हड़पना पड़ता है, वो भी अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब आप ह्यूमन बेनिफिट की बात करते हो तो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ लोगों के राइट्स, कुछ लोगों की ज़मीन और लाइवलीहुड छीन भी लेते हैं। फिर आप देखिए केरला में और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। Expansion of the Kerala Highway Research Institute as a center for excellence for innovation in design, construction, maintenance, quality assurance, and safety of roads, making all this effort towards rapid urbanization, which involves land diversion, wetland reclamation, and deforestation, to be environmentally sustainable is too difficult. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि देखिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसके लिए केरला हाईवे रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम कर रहा है। नो डाउट रोड की डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करी जा रही है, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, ग्लोबली अवेलेबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू करी जा रही है। लेकिन ये सब इन्वॉल्व है रैपिड अर्बनाइजेशन के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, इसके लिए आपको लैंड डाइवर्जन करना पड़ेगा, वेटलैंड्स हटाने पड़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, आप कितना भी अवॉइड कर लो। तो किस हद तक यहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट शुड गो वेल विद द स्टेट्स मूव टू इन्वेस्ट ट्रेमेंडसली इन एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो स्टेट है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, फॉरेस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे मांग है। फिर भाई एक बहुत बड़ी डिमांड है कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ्स ढूंढने की जरूरत है। असल में यहाँ पे ऑथर ने ये जरूरत है, ये किया जा रहा है, ये कैसे नहीं किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, इसको करके क्या होगा, ये सब ज्यादा बात की है। एग्जैक्ट कॉन्क्रीट स्कीम्स के नाम यहाँ पे ऑथर ने बहुत कम लिए। कुछ आर्टिकल्स दोस्तों ऐसे होते हैं एडिटोरियल में जहाँ प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स, जहाँ प्रॉपर मेथोडोलॉजी, जहाँ प्रॉपर स्कीम्स को कोट किया जाता है कि आप इस तरीके से काम कर दो तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ बोल बच्चन टाइप की बातें करते हैं, जो कि सिर्फ ये बताते हैं कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक की बात नहीं करते, किसी पर्टिकुलर स्कीम की बात नहीं करते। ये एक ऐसा ही आर्टिकल है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ ढूंढने की जरूरत है। लेकिन ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पाथ क्या है, ये ऑथर ने कहीं नहीं बताया। समझ गए? इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा इस आर्टिकल्स को, बस सुनिए और आगे बढ़िए। फिर आगे बात की जाए कि भाई केरला में आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स हैं उन पे लोगों का ध्यान देखिए थोड़ा कम जा रहा है। कोरोना का पैंडेमिक फैला तो पूरे देश का ध्यान कोरोना के पैंडेमिक पे था, केरला की राज्य सरकार का ध्यान भी कोरोना के पैंडेमिक पे बहुत ज्यादा था। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज के थ्रू इंड्यूस्ड डिजास्टर्स होते हैं उन पे इनका ध्यान ऑब्वियसली थोड़ा कम जा रहा है। इसके चलते ये लोग अपने फ्यूचर डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर लैंडस्लाइड्स या फिर एक्सेसिव रेनफॉल, फ्लड्स जैसे इवेंट्स बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक रिस्पॉन्स दे सकते हैं।
नॉलेज इकोनॉमी की बात की जाए तो नो डाउट जो नॉलेज डेवलपमेंट है केरला का, जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट है, बहुत तगड़ा है। 2021-22 का बजट केरला को नॉलेज इकोनॉमी बनाने की बात करता है। नॉलेज इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ाना, सोशल डेवलपमेंट बढ़ाना, हाईटेक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना, इस प्रकार की चीज़ों की बात हो रही है। और खास बात दोस्तों यहाँ पे ये हो रही है कि न्यू नॉलेज की बात हो रही है। ये न्यू नॉलेज यहाँ पे क्या है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं किया है ऑथर ने कि बेसिकली ये न्यू नॉलेज है क्या। न्यू नॉलेज एक क्रूशियल नॉन फाइनाइट रिसोर्स है एंड इसके बेनिफिट्स को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है। आगे आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है कि भाई दुनिया भर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड फील्ड्स को, जो कि बिल्कुल एडवांस्ड स्टेज में है, उनको केरला की यूनिवर्सिटीज के कैरिकुलम में इंक्लूड करो। उन एडवांस साइटेक के और हाइब्रिड कोर्सेज को बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे पढ़ने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करेंगे और फिर केरला के डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। लेकिन अब इस आर्टिकल की प्रॉब्लम यह है कि ये लेटेस्ट साइंस टेक के हाइब्रिड फील्ड कौन से हैं, ये ऑथर ने इन्यूमरेट नहीं किया है। इसीलिए जो इस प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर की बातें बता रखी हैं, ग्राउंड लेवल के एग्जाम्पल्स नहीं बता रखे हैं। तो यही सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि भाई केरला अपने इस बार के बजट 2021-22 में दुनिया भर के बड़े बड़े जो साइंस और टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड कोर्सेज हैं उनको केरला की यूनिवर्सिटी में बढ़ाएगा, जिससे केरला की यूनिवर्सिटी में पढ़वाएगा, अपने बच्चों को सिखवाएगा, ताकि केरला के जो लोग हैं उनका ह्यूमन पोटेंशियल बढ़े, वो स्टेट के डेवलपमेंट में और ध्यान दें, देश के डेवलपमेंट में और ध्यान दें, वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे टेक्नो कैपिटलिज्म की बात की गई है। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि देखिए, जिस रिसर्च डेवलपमेंट, जिस न्यू नॉलेज को यहाँ पे डेवलप करने की बात कर रहा है केरला की सरकार, उस न्यू नॉलेज को बड़ी बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ने मोनोपोलाइज कर सकता है। बड़े बड़े प्राइवेट फर्म्स अपने यहाँ पे हजारों की तादाद में यूथ्स को एम्प्लॉय करके हैवी लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और उस टेक्नोलॉजी को अपने नाम पे पेटेंट कर लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने की जरूरत है, ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इस प्रकार से रोका जा सकता है। तो ये जो न्यू नॉलेज को डेवलप करने वाला केरला गवर्नमेंट का स्टेप है, ये केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितना तगड़ा हमारा ह्यूमन पोटेंशियल होगा, उतना ही तगड़ा हमारे फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे ऑथर थोड़े परेशान भी हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी थोड़ी खतरे में है, कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। हालांकि केरला की तारीफ भी कर रहे हैं कि केरला में कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, जबकि केरला में साइजेबल अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज भी हैं। लेकिन फिर भी जिस लेवल पे लड़ाई हिंदू मुस्लिम की बाकी स्टेट्स में होती है, उत्तर प्रदेश बिहार में चले जाइए, उस लेवल पे लड़ाई हिंदू मुस्लिम की केरला तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में नहीं होती, खासकर लेफ्ट फ्रंट रूल स्टेट्स में नहीं होती। हालांकि कोलकाता अब लेफ्ट फ्रंट तो रूल तो रहा नहीं है, ओके, कोलकाता हाईली पोलराइज हो गया, पहले लेफ्ट फ्रंट के अंदर आता था कोलकाता। ठीक है भाई। फिर केरला की स्टेट के लिए बोला जाता है कि ये कम्युनल ऑब्सक्यूरेंटिज्म को अपोज करता है, फैसिज्म को अपोज करता है, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाता है। चलिए ठीक है, लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं केरला में भी डेडली सेंटिमेंट्स, फॉल्स आइडेंटिटीज, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक टेम्पर को अपोज करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस वाला इशू ये केरला में हुआ है। दो राइवल क्रिश्चियन फैक्शंस आपस में लड़ रहे थे, जिसके ऊपर विनीत सर ने वीडियो बनाई है, वो भी केरला में हुआ है। ओके, तो इस प्रकार की चीज़ें कहीं ना कहीं केरला की पॉलिटी को भी अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे रज्जन गुरुकुल साहब ने करी हैं, बहुत ऊपर ऊपर की बातें करी हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आर्टिकल है, क्योंकि सतही बातें बताई गई हैं, ग्राउंड लेवल के बेसिक एग्जाम्पल्स नहीं बताए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस इन अ नॉन आइडियल वर्क, न्यू दिल्ली हैज इट्स लेवरेज इट्स ग्रीन कमिटमेंट टू इंश्योर कार्बन एंड पॉलिसी स्पेस फॉर डेवलपमेंट एस्पिरेशन। यहाँ पे कोई खास मैंने आपके लिए टेक्स्ट इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे इस आर्टिकल को समझा दूंगा। ठीक है, कहानी की तरह सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट बन गए और क्लाइमेट एजेंडा अब दुनिया भर के लीडर्स के मेन प्रायोरिटी पे आ गया है। पहले जब यूएस ही क्लाइमेट एजेंडा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो ज़्यादा देश की कंट्रीज इंटरेस्टेड लगन नहीं नज़र आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ट्रांस अटलांटिक एलायंस था, ठीक है, जो कि जिसको बोला था ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, जो कि बैरक ओबामा बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली परस्यू कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको ड्रॉप कर दिया था। हो सकता है कि जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, इसको फिर से यूएस देखने लगे। हालांकि किस हद तक ट्रांस अटलांटिक अलायंस को और किस हद तक क्लाइमेट पुश को जो बाइडेन आगे खींच पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कलीग्स हैं वो कितना उनका सपोर्ट करते हैं यूएस कांग्रेस में, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, यूएस सेनेट में। आगे बात की जाए तो देखिए, यूएस अब कहीं ना कहीं पेरिस अकॉर्ड का जो अचीवमेंट था ओबामा का, उसको फिर से ज्वाइन करेगा।
अगर आप देखिए तो मेजर इकोनॉमीज फोरम एक प्रेसिडेंशियल कॉल है। रिसेंटली जो बाइडेन ने अप्रैल में लीडर्स क्लाइमेट समिट में मेजर इकोनॉमीज फोरम को बुलाया है। मेजर इकोनॉमीज फोरम को पहली बार मार्च 2009 में बुलाया गया था। कभी भी इसको नहीं बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप के दौरान, और अब यहाँ पे जो बाइडेन के दौरान बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? ताकि भाई एक रिकॉग्निशन है कि हाँ भाई यूएसए अब क्लाइमेट चेंज में कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन अब एक बात याद रखिए, क्लाइमेट चेंज का नेगोशिएशन यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की तरह नहीं होगा। पहले क्या होता था कि डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रिंसिपल पे ध्यान दिया जाता था। ये बोला जाता था कि भाई यूएस और यूरोप की जो कंट्रीज हैं ये जाने कब से डेवलप कर रही हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750-1800 से कितना सारा ग्रीन हाउस गैस ये एमिट कर चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर चुकी हैं। तो अब ये पॉल्यूशन कम करें और डेवलपिंग कंट्रीज को आगे आने दें, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज को आगे आने दें। कुछ सालों तक ये आर्ग्यूमेंट चला, लेकिन अब ये आर्ग्यूमेंट चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? इसका एक लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, जो CO2 और मीथेन जैसी गैस होती हैं, वो बहुत लंबे समय तक हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं। आज एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है वो अगले 70-80 साल 50 साल रहेंगी। तो भाई पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हुई वो आज अवेलेबल है। आज की डेट में अगर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे डेवलपिंग कंट्रीज को टिकट दे दिया जाता है कि आप खूब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करो, तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आगे आने वाले समय में हमारे एटमॉस्फेयर में रहने वाली है। इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज का ये बोलना है कि भाई ये जो आप डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का झंडा उठा के चलते रहते हो, ये नहीं चल पाएगा। तो आगे आने वाले समय में इंडिया जैसी कंट्रीज के और चाइना जैसी कंट्रीज के ये जो कंप्लेन है कि भाई हमें तो अपना डेवलपमेंट करना है, हमें तो अभी आगे बढ़ना है, आप लोग तो अच्छा खासा बढ़ चुके हो, ये चल नहीं पाएगा। अगर आपको क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो सबको एमिशंस को रोकना पड़ेगा। ये बोल दो कि डेवलप्ड कंट्रीज कम एमिशन करें और ये बोल दो कि डेवलपिंग कंट्रीज ज़्यादा एमिशन कर सकती हैं, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, जो मेजर एमिटर्स हैं वो अपनी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब मानने के लिए तैयार नहीं है और ना कहीं वो पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। निकल के ऐसा आ रहा है कि अब दुनिया भर की कंट्रीज से बोला जा रहा है कि आप नेट जीरो एमिशंस करिए, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करिए 2050 तक। आप कुछ ऐसे क्रेडिबल प्लान्स बनाइए जिससे आपकी इकोनॉमी में जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस है वो नेट जीरो हो जाए। नेट जीरो का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बोला था क्लाइमेट न्यूट्रल। क्लाइमेट न्यूट्रल मतलब कि आप जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कर रहे हैं, आपके जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं जैसे कि आपके फॉरेस्ट, आपके ओशंस, उतना ग्रीन हाउस गैस नेचुरली सक कर लें। तो जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना नेचुरली सक हो गया, तो ये हो गया कार्बन न्यूट्रल। अभी के लिए क्या हो रहा है कि भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज्यादा हो रहा है और न्यूट्रलाइज कम हो रहा है। ओशंस और पेड़ कम खींच रहे हैं अपने अंदर, जिससे ग्रीन हाउस गैस के कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, चाइना के ऊपर स्पेशली प्रेशर डाला जाएगा। चाइना ने कमिट किया है कि हम 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारे नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि चाइना को प्रेशराइज किया जाए कि 2060 तक नहीं, आप 2050 तक अपने टारगेट्स पूरे करिए। जो ग्लोबल CO2 एमिशंस हैं 2050 तक आप कह सकते हो कार्बन न्यूट्रल करने के, इसके लिए भाई वो कंट्रीज जो कि 65% ऑफ द एमिशंस कॉज करती हैं पूरी दुनिया के, वो एसेंट दे चुकी हैं ऑलरेडी। CO2 मतलब 65% CO2 को एमिट करने वाली कंट्रीज ये बात कह चुकी हैं कि हाँ भाई हम 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे। यहाँ पे टारगेट क्या है? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का टारगेट ये कि 2021 में 90% ग्रीन हाउस गैस एमिशन करने वाली कंट्रीज इस बात पे एग्री हो जाएं कि हाँ भाई हम अपने ग्लोबल एमिशंस को कार्बन न्यूट्रल कर देंगे 2050 तक। और अगर ये 90% वाला टारगेट पूरा करना है तो यहाँ पे इंडिया से भी एश्योरेंस लेना पड़ेगा और चाइना से भी एश्योरेंस लेना पड़ेगा। और चाइना तो ऑलरेडी बोल रखा है कि भाई हम कार्बन न्यूट्रल होंगे 2060 तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लस यहाँ पे जो भी कमिटमेंट लिए जाएंगे वो कमिटमेंट के प्रॉपर रिव्यूज कराए जाएंगे। कंट्रीज अपने ऑब्लिगेशन को मान रही हैं या नहीं मान रही है, इसकी रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए। तो चाइना जैसी कंट्रीज आके बोलें कि ठीक है भाई हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, और फिर वो कार्बन उबले मतलब एमिट किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। कुल मिला के जो आप यहाँ पे आके कमिट कर रहे हो उसको आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। इस चीज़ को चेक करने के लिए भी इंटरनेशनल मैकेनिज्म इन प्लेस होने चाहिए। हम इंडिया के यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। चाइना की अगर बात करें तो चाइना अच्छा खासा इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका है।
बट इंडिया अभी अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा। इंडिया का पोटेंशियल अभी भी बहुत हद तक बाकी है। इंडिया के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया की बहुत बड़ी आबादी है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, पढ़ाना लिखाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, खाना प्रोवाइड करना है। तो इस समय पे इंडिया अपने एमिशंस को कम कर दे, वो इंडिया के लिए ठीक नहीं है। और अगर इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई लिमिट्स इम्पोज किए जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि लिमिट को इम्पोज करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हो सकता है जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज यूरोपियन यूनियन क्या कर दे कि क्रॉस बॉर्डर कार्बन लेवीज लगा दे। तो हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन कल की डेट में इंडिया और चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाना शुरू कर दे। तो इस प्रकार के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इस प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटीज यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन लगाएगा या नहीं लगाएगा ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन आपको पता होगा कि डब्ल्यूटीओ में एक नियम है। डब्ल्यूटीओ का नियम बोलता है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, आप इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के नियमों को अमेंड किया जाए और अमेंड करके ये बोला जाए कि नहीं भाई, आप इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे भी टैक्स लगा सकते हो। दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ठीक है भाई। तो इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे आप अभी तक तो टैक्स नहीं लगा सकते हो, लेकिन आगे आने वाले समय में डब्ल्यूटीओ के नियमों को चेंज करके इन्वायरमेंट के ग्राउंड पे टैक्स भी लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई। फिर हमारे यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो कि ये बोलते हैं कि ठीक है भाई, इंटरनेशनल फील्ड्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए इन्वायरमेंट फील्ड में। जैसे रघुराम राजन साहब ये बात मानते हैं कि भाई चलो ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पे ध्यान देना सही नहीं है, सबको अपने एमिशंस कम करने चाहिए। लेकिन रघुराम राजन जी एक ऐसा आइडिया दे रहे हैं जो कि डिफरेंशिएटेड ही है। रघुराम राजन जी का ये बोलना है कि आप एक फंड बनाइए। ठीक है भाई, एक ग्लोबल फंड बनाइए। उस ग्लोबल फंड में अलग अलग कंट्रीज पैसा डालेंगे। किस हिसाब से पैसा डालेंगे? जिस कंट्री का एमिशन ग्लोबल पर कैपिटा एवरेज से ज्यादा है, ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन है 5 टन, तो जो कंट्री 5 टन से ज्यादा एमिशन करती है वो इस ग्लोबल फंड में पैसा डालेगी। और जो कंट्री 5 टन से कम एमिशन करती है पर कैपिटा, वो कंट्री इस फंड से पैसा निकालेगी। ये जो आइडियाज दे रहे हैं ना रघुराम राजन साहब, ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज कभी भी इस चीज पे एग्री नहीं करेंगी। आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही हैं। आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी बहुत ज्यादा पैसे बचे नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कमिटमेंट, स्पेशली फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं लेना चाहती हैं। तो रघुराम राजन जी का ये जो आइडिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर 5 टन प्रति कर पैक्टा के ऊपर खत्म कर रही हैं तो वो यहाँ पे आके पैसा डाले, कोई पैसा डालने वाला नहीं है। इंडिया की बात की जाए तो जो इंडिया का एवरेज एमिशन है पर कैपिटा CO2 एमिशन से, वो केवल 2 टन है। तो इंडिया को तो यहाँ पे काफ़ी फायदा हो जाएगा, इंडिया तो काफ़ी खुश हो जाएगा। बट आपको ऐसा लगता है इंडिया के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देख के, जो कि इंडिया आज की डेट में इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है, कोई भी डेवलप्ड कंट्री इस बात पे रेडी होगी कि इंडिया इस प्रकार के ग्लोबल फंड से पैसा निकाले? नहीं रेडी होने वाली है। तो आज की डेट में डेवलप्ड वर्ल्ड इंडिया और चाइना को ये टिकट नहीं देगा कि भाई आप कितने भी चाहो एमिशंस कर सकते हो और हम आपको पैसा देंगे आपकी क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज के लिए। नहीं। क्लाइमेट जस्टिस में अब यहाँ पे ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ऑन पैरिटी लेके आने चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती कि डेवलपिंग कंट्रीज किसी भी प्रकार से एडवांटेज पे रहें। एंड दिस हैज बिकम अ प्रॉब्लम नाउअडेज। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। स्कोप फॉर स्कैंडल। ओमनीबस ऑर्डर्स रिस्ट्रेनिंग मीडिया शुड नॉट एंड अप एज टूल फॉर हैरेसमेंट। क्या बोला जा रहा है? रिसेंटली बहुत सारे ऐसे देखिए इस तरह के एक स्कैंडल ही बहुत से स्कैंडल सामने आए हैं जहाँ पे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी के साथ नजर आते हैं वुमेन के साथ। लेटेस्ट एपिसोड है फॉर्मर कर्नाटका मिनिस्टर रमेश जारकीहोली का। इन्होंने रिजाइन कर दिया इन द वेक ऑफ विजुअल्स एलिजिडली शोइंग हिम इन सच अ पोजीशन। ये भी एक लेडी के साथ इस प्रकार की सिचुएशन में पकड़े गए। दो व्यू पॉइंट निकल के आते हैं यहाँ पे। पहला व्यू पॉइंट ये है कि ये मिनिस्टर साहब जो कुछ भी कर रहे थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे थे और इनके पास राइट टू प्राइवेसी है, तो इस प्रकार के स्टिंग ऑपरेशन इनके ऊपर करना गलत है। दूसरा यहाँ पे ये निकल के आता है कि कहीं ये अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके किसी लेडी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे थे। ये दो प्रकार की चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब देखिए, जब ये एपिसोड हो गया उसके बाद रमेश जारकीहोली जी ने कर्नाटका हाईकोर्ट में PIL फाइल की। उनके साथ एक लॉयर ने भी मदद की और उन्होंने हाई कोर्ट से एक इंटरिम ऑर्डर लिया, जिस इंटरिम ऑर्डर ने यह बोला कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो प्रोग्राम कोड है इसके साथ अबाइड करना चाहिए। मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भले ही
पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ों को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए प्रोग्राम कोड को केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया आउटलेट्स, न्यूज़पेपर्स, इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है। हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पे इन एंटिटीज को जवाब देना है। अब ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर गलत है, ये एक अलग बात है। ब्रॉडकास्ट मीडिया को इस कोर्ट से अधेयर करना है। ओके, कुल मिलाकर यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज, क्या मीडिया का डिस्क्रिप्शन किसी के राइट टू प्राइवेसी में आप कह सकते हो इंटरफेयर करता है? ये रमेश साहब ने जो भी किया, ये बात पता चल जाएगी तब जब वो वुमेन बताएगी कि वो एसेंट से हो रहा था या फिर एक्सप्लॉयटेशन का कोई एंगल इन्वॉल्व है। अभी तक उस वुमेन के बारे में कुछ पता नहीं चला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस प्रकार के इंटरिम ऑर्डर्स पास करते हैं हाई कोर्ट से लेके, तो क्या इस ऑर्डर को हैरेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को प्रेशराइज किया जा सकता है? क्या इन डिजिटल मीडिया आउटलेट्स को, टेलीविजन चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को प्रेशराइज किया जा सकता है कि आप इस प्रकार की न्यूज़ों को ना छापें? इस एक्ट के अंदर, तो कौन से एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है? केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के अंदर। इस रेगुलेशन एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट्स यानी कि एसडीएम और पुलिस कमिश्नर्स को ऑथराइज्ड ऑफिसर्स बनाया गया। किस चीज के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर बनाया गया? ताकि अगर आप इस प्रोग्राम कोड को वायलेट करते हो अंदर केबल टीवी एक्ट, तो ये ऑथराइज्ड ऑफिसर्स यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। और बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर ने रिसेंटली एक ऑर्डर इशू भी किया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कोई भी ऐसी चीज को आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते जो कि इस कोड को वायलेट करे, प्रोग्राम कोड को। ठीक है, ये जो प्रोग्राम कोड है, ये वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स का पार्ट है। और अगर आप प्रोग्राम कोड को एक ब्रॉड रीडिंग के साथ बढ़ते हैं, तो इसके जो आप कह सकते हो मैंडेट है ना, ये मैंडेट बहुत बड़ा है। मतलब इस प्रोग्राम कोड में लिखा है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोलते हो जो गुड टेस्ट में नहीं है, या डिसेंसी में नहीं है, या किसी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन को वायलेट कर सकता है, किसी भी प्रकार का वायलेशन कर सकता है, डेफेमेशन कर सकता है, तो यहाँ पे रमेश साहब को इस प्रकार की पोजीशन में दिखाना एक प्रकार का डेफिनेशन है। हाफ ट्रूथ्स को प्रमोट कर सकता है, इन्यूएंडो को प्रमोट कर सकता है। इस प्रकार की चीजों को अगर आप लेके आते हो, तो प्रोग्राम कोड का वायलेशन माना जाएगा अंडर केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, और यहाँ पे ऑथराइज्ड ऑफिसर्स आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब बोला यह जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ब्रीच होती भी है, तो एक्शन लेने के लिए आपके पास जुडिशियल ऑर्डर्स होना जरूरी है। बट इस प्रोग्राम कोड में कोई जुडिशियल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन आ गया ऑथराइज्ड ऑफिसर का, और जब डिस्क्रिशन आ गया ऑथराइज्ड ऑफिसर का, बिना किसी जुडिशियल ऑर्डर के ऑथराइज्ड ऑफिसर यहाँ पे एक्ट कर सकता है, तो ये जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया नेटवर्क्स हैं और जो केबल टीवी हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। कहीं ना कहीं वो डर के काम करेंगे कि भाई हमारे खिलाफ यहाँ पे कोई एक्शन ना हो जाए। अब यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट सही है, कोई भी ब्रॉडकास्ट गलत है, कोई भी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम कोड को वायलेट कर रही है या नहीं कर रही है, कंट्रोवर्शियल है या नहीं है, इस चीज़ को आप एक पैरामीटर पे देखोगे कि पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे कितना मूव हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्विंग मिनिस्टर के प्राइवेट मूवमेंट को आप यहाँ पे कैप्चर करते हो, तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे जो मिनिस्टर थे वो कोई अपनी वाइफ के साथ तो थे नहीं, शी वॉज सम अदर लेडी। अब वो अदर लेडी जो भी थी, क्या उस अदर लेडी को कोई जॉब ऑफर की थी इस मिनिस्टर ने इन एक्सचेंज फॉर सेक्सुअल फ्लेवर्स? इस प्रकार के एलिगेशन यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो अगर जॉब ऑफर करके किसी को एक्सप्लॉइट करने वाला बात है, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाता है, कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को गलत प्रकार से इस्तेमाल करने वाली बात सामने निकल के आ जाती है और एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एंगल नहीं है, तो सीधे सीधे राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे वायलेट हो रही है उस मिनिस्टर की। जब तक क्लियर कट चीज सामने नहीं आ जाती, तब तक मिस्टर रमेश के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो जाता। अगर तो यह है कि भाई सेक्सुअल फेवर्स लेके उसको जॉब देने की बात है, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल, उसको सजा हो सकती है। नहीं है तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, सीधी बात है। अब एक सेकंड के लिए थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हैं रमेश साहब का। ये एक डिफेक्टर है, पहले जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की सरकार में थे, वहां से डिफेक्ट होके बीजेपी में आ गए। तो इनको यहाँ पे पॉलिटिकली आप कह सकते हो कि लॉयल नहीं बोला जा रहा है, ये एक डिफेक्टर है। तो डिफेक्टर है तो मतलब इनको एक करप्ट पॉलिटिशियन की तरह देखा जा रहा है। हालांकि डिफेक्ट होके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना, ये कितना गलत है या ये कितना सही है, ये बात सीधे सीधे नहीं बोला जा सकता है।
अब तक अगर आपको ये बताऊं मैं, इस वुमन ने जो उस वीडियो में नजर आई है या फिर कह लीजिए जो उस एसएमएस में नजर आई है, उसने कोई भी ऑफिशियल कंप्लेन फाइल नहीं की है, किसी को भी पता नहीं है कि वो वुमन कहाँ है। तो जब तक उस वुमन से इस बात को वेरीफाई नहीं किया जाता कि भाई ये सब कुछ जो हो रहा था आपकी मर्जी से हो रहा था, नहीं हो रहा था, तब तक कोई भी बात यहाँ पे कही नहीं जा सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट किस हद तक एक पर्सन की प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकता है, एक ये सवाल भी यहाँ पे आके खड़ा हो रहा है। ठीक है भाई, अब भाई जो प्रेशर है वो सेक्शंस ऑफ द मीडिया पे है। ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार के जो सेक्स टैप्स होंगे वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के रिलीज होते हैं, कभी आम आदमी के रिलीज नहीं होते हैं, मतलब पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए नहीं होते हैं। वैसे तो उल्टी सीधी वेबसाइट पे बतेरे बेकार के टेप्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस प्रोग्राम कोड में ये बोला गया है, द ओनस इज ऑन मीडिया आउटलेट्स टू शो डिस्क्रिप्शन ऑन डीलिंग विद सच लीक्स। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का कोई लीक ना हो। अगर आप कोई लीक कर रहे हो तो वो पब्लिक पर्पस के हिसाब से हो, और पब्लिक पर्पस के हिसाब से नहीं हुई तो प्रोग्राम कोड के वॉयलेशन के लिए आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे अब बताई जा रही हैं। कुल मिला के यहाँ पे ऑथर थोड़ा सा बायस्ड है रमेश साहब के अगेंस्ट। ऑथर इस आर्टिकल के क्या बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी का रिकॉर्ड है मिस्टर रमेश का, और ऐसे पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी वाले रिकॉर्ड वाले पॉलिटिशियन के अगेंस्ट अगर इस प्रकार का कोई एक्शन ले लिया गया है तो पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी कर सकते हैं, एक पार्टी से डिफेक्ट होकर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे स्फीयर्स में भी गलत कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ कही जा रही हैं। ये बातें सही हैं या गलत हैं, ये डिसाइड करना आपका काम है। आगे बात करते हैं फ्रंटियर पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी इश्यूज हैव टेकन अ सेंटर स्टेज इन आसाम असेंबली इलेक्शंस। भाई बीजेपी 2016 में पावर में आई थी आसाम में, अब 2021 में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है भाई, पार्टी ने गोल सेटअप किया है कि जो 126 असेंबली सीट्स हैं आसाम में, उसमें से 100 पार्टी जीतेगी। अलाइज कौन कौन से बीजेपी की आसाम में, तो असोम गण परिषद अलाई है, यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल अलाइड है, राभा जोता मंचा अलाइड है। ठीक है भाई, इस बार 2016 के रिस्पेक्ट में जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है वो काफ़ी अलग है, अलग प्रकार के अलाइंसेस हैं, नए नए इश्यूज सामने आ गए हैं, जैसे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 2016 की फिगर्स की बात की जाए तो अपोजिशन में कौन था, महाजोत थी पार्टीज की, कांग्रेस थी, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट थी, बोडोलैंड पीपल फ्रंट थी। इनको 2016 में 48.81% वोट्स मिले थे। कहीं ना कहीं अपोजिशन में अभी भी यही है, और थोड़ा बहुत इनका पलड़ा हो सकता है भारी हो जाए। कैसे, अभी बताता हूं। जो 17 सीटें आसाम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, उसमें कांग्रेस और एआईयूडीएफ का, एआईयूडीएफ क्या है, एआईयूडीएफ है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसका कंबाइंड वोट शेयर ज्यादा था, जिसके चलते हुआ ये कि बीजेपी सीटें जीत गई। इस बार एक अलायंस बना है रीजनल पार्टीज का, आसाम जातीय परिषद, उसमें अखिल गोगोई की रायजोर दल है। ये दोनों 6 महीने पहले बनी है, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे, और ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जा रही है। कांग्रेस के सामने इस समय पे लीडरशिप वैक्यूम है, बट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास लीडरशिप है। बीजेपी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है हिमंत बिश्व शर्मा, ये लीडर हैं, ये कल के दिन में आसाम के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये भी पहले के कांग्रेसमैन है। बीजेपी का ये बोलना है कि आसाम में पिछले 5 सालों में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल ग्रज इस समय पे आसाम में लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इस प्रकार के इलेक्शंस में एक मेजर रोल प्ले करती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बीजेपी हिंदू आइडेंटिटी को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, बट हिंदू आइडेंटिटी यहाँ काम नहीं दे रही है। क्योंकि आसाम में एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिटीजनशिप का। आसाम के लोगों की हमेशा से शिकायत रही है कि बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आसाम के अंदर घुस जाते हैं, और आसाम में आसाम के इंडिजिनस पीपल को माइनॉरिटी में ले आते हैं। तो बीजेपी ने बोला ठीक है भाई, हमने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब आपके अंदर कोई भी बांग्लादेश वाला आदमी नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी यहाँ पे रिलीजन पे खेल रहा है। बीजेपी यहाँ पे हिंदू बांग्लादेशी को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को अपोज करता नजर आ रहा है। आसाम के लोगों को ये बोलना है कि ना हमको बांग्लादेशी मुस्लिम चाहिए और ना ही हमको बांग्लादेशी हिंदू चाहिए। आप बांग्लादेशी मुस्लिम्स और बांग्लादेशी हिंदूस दोनों को आसाम से बाहर निकालो। बीजेपी का कार्ड क्या रहा है इनडायरेक्टली, कि भाई बांग्लादेशी मुस्लिम्स को बाहर निकालेंगे पर बांग्लादेशी सिटीजन्स को यहाँ पे हम लोग सिटीजनशिप देंगे। ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट्स का बोलना है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी और बहुत ज्यादा सेंसिटिव बातें हैं। इसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन की ज्यादा बात कर ही नहीं रही है बीजेपी सरकार, बट हो सकता है कि आसाम के लोगों का जो रुख है वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ से हट गया हो, ऐसा बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं बांग्लादेश से आए हुए हिंदूज के प्रो नजर आ रही है, और आसाम की जनता को लगता है कि अगर बीजेपी पावर में आ गई तो भाई ये लोग बांग्लादेशी हिंदूज को इंडिया का नागरिक बना देंगे, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि अमित शाह जी ने पहले ये बोला है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस है वो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस वाले सिटीजंस पे लागू नहीं होंगे। तो हुआ ये कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स और हिंदूज आइडेंटिफाई किए गए जो इंडिया के नहीं थे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते वो जो हिंदूज थे जो कि बांग्लादेश के इंडिया के नहीं थे, उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती थी। इसलिए आसाम में बहुत प्रोटेस्ट होने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर आसाम के अंदर बहुत ज्यादा पोलराइज है। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं भाई आसाम में जिन पे ज्यादा जोर जाना चाहिए बट ज्यादा जोर नहीं चाह रहा है। जैसे कि आसाम में रिसेंटली बहुत सारे फ्लड्स आए हैं जिसके चलते तबाही मची, प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में तबाही मच रही है। इस प्रकार के जो इश्यूज हैं जो कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, ये भी बातचीत हो रही है, इनके बारे में इलेक्शंस में बातचीत हो रही, बट कम हो रही है। ज्यादातर बातचीत पोलराइजेशन, सिटीजनशिप, धर्म, इन सब चीजों पे हो रही है। हमारे देश के लोग इसी में बेवकूफ बन जाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी में घुसी रहती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज की भी क्या ही गलती है, जिस चीज में लोग बेवकूफ बनेंगे वहीं पे तो वो इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई पॉलिटिशियंस कहाँ पे ध्यान देंगे। अगर आप धर्म के नाम पे भड़क रहे हो, धर्म के नाम पे हाय मेरा धर्म को मार देंगे ये कर रहे हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। 4 आर्टिकल्स थे, चारों आर्टिकल्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप को वीडियो पसंद आई हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं इसके बारे में। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।